किशन बहुत छोटा था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। किशन के माता पिता के देहांत के बाद मणिलाल ने ही उसका पालन पोषण किया था। मणिलाल का एक छोटा बेटा था मोहन। मणिलाल ने कभी भी किशन और मोहन के बीच में कोई फर्क नहीं किया था। उनके घर में मोहन और किशन के अलावा मणिलाल की विधवा बहन गंगा और बीवी सुमित्रा रहा करती थी। गंगा पुरानी संस्कृति परंपरा में विश्वास रखा करती थी। विधवा होने के बाद से गंगा अपना सर मुंडवाकर हर समय भगवान की पूजा में ही लीन रहा करती। और ऐसे ही एक दिन, मुझे पता ही था तुम दोनों भाई मुझे एक ही साथ मिलोगे। वैसे अच्छा ही हुआ कि तुम दोनों मुझे एक साथ मिल गए। मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ काका, क्यों नहीं, बोलो, आपको हमसे क्या कहना था? सुमित्रा यानी कि मोहन की माँ और किशन तुम्हारी चाची ने चाहते हुए मुझे एक लड़की की फोटो दी है। वो चाहती है कि इसी साल तुम दोनों की शादी हो जाए। तो अब आकर जल्दी से लड़की पसंद कर लो ताकि जब सुमित्रा तीर्थ से आए तो तुम दोनों की शादी हो सके। काका, मोहन भाई मुझसे बड़े हैं और वैसे भी पहले बड़े भाई की शादी होती है, तो आप पहले मोहन भाई साहब की शादी करवा दीजिए। उसके बाद आप और काकी जिससे बोलेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। किशन तू बहुत चालाक है। मोहन की बात सुनकर मणिलाल और किशन हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद मणिलाल मोहन को कुछ तस्वीरें दिखाते हुए उससे पूछता है, बेटा तुम दोनों इतनी देर से लड़कियों की फोटो ही देख रहे हो, आखिर तुम्हें कोई लड़की पसंद आई या नहीं? अब हाँ पिताजी, वो दरअसल। इस तरह से मोहन हिचकिचाने लगता है। ये देखकर मणिलाल को थोड़ा अजीब लगता है और तभी वहाँ गंगा भी आ जाती है। गंगा के आने के बाद किशन मणिलाल और गंगा से बोलता है, क्या भैया, तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम हो कि अभी तक शर्मा रहे हो? अरे साफ साफ काका और बुआ को बता क्यों नहीं देते कि तुम अर्चना नाम की लड़की से प्यार करते हो, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ऑफिस में काम करती है और तुम उसी के साथ शादी भी करना चाहते हो। ये सुनते ही मणिलाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन गंगा का मुंह बन जाता है और वो इस शादी के खिलाफ होती है। लेकिन मणिलाल अपनी बहन को समझा बुझा देता है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी घर आ जाती है। सुमित्रा के घर आने के बाद मणिलाल सुमित्रा और मोहन के साथ उस लड़की के माता पिता से मिलता है और बहुत जल्द मोहन की शादी अर्चना से करवा देता है। अर्चना और मोहन की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी गंगा सुमित्रा और मणिलाल से बोलती है, अरे मणिलाल, तू हमेशा बच्चा बनकर ही बैठा रहेगा या फिर कभी बड़ा भी होगा? मोहन बेटे की शादी को 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन तूने अभी बहू और बेटे को कुलदेवी के मंदिर नहीं भेजा माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। माफ करना दीदी, पर मेरे दिमाग से ही निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर मोहन को बताता हूँ कि कल सुबह होते ही वो अर्चना बहू के साथ कुलदेवी के मंदिर चला जाए और वहाँ से माता रानी का आशीर्वाद लेकर आए। इस तरह से मणिलाल मोहन के पास जाता है और मोहन को अगले ही दिन कुलदेवी मंदिर जाने के लिए बोलता है। मोहन भी ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी ले लेता है, लेकिन अर्जेंट काम होने की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिलती और मोहन अपनी माँ से बोलता है, माँ अगर कल के बदले परसों अर्चना को लेकर कुलदेवी मंदिर के वहाँ चला जाऊँ तो कैसा रहेगा? दरअसल मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही है, एक अर्जेंट काम आ गया है, कल जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं कल ऑफिस चला जाऊंगा तो मुझे ऑफिस वाले 1 हफ्ते की छुट्टी देने से भी मना नहीं करेंगे और वैसे भी मुझे अपनी अर्चना के साथ हनीमून पर भी तो जाना है, इसीलिए मुझे छुट्टी की बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, तू ऑफिस चले जाना, मैं तेरे पापा और बुआ को समझा दूंगी। हाँ। माँ से परमिशन लेकर अगले दिन मोहन सुमित्रा को अपने साथ कुलदेवी के मंदिर ना ले जाकर खुद ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी रास्ते में एक भयंकर एक्सीडेंट होता है और मौके पर ही मोहन की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात घर वालों को पता चलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। बेचारी अर्चना अभी तक अपने पति के मौत के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि तभी एक दिन बनारस से कुछ विधवा औरतें आती है जो कि गंजी होती है। सुमित्रा, बहू कहाँ है? अर्चना बहू को बाहर लेकर आओ। देखो, बनारस से कुछ विधवा औरतें आई हैं,
आखिर अर्चना बहू भी तो मेरी तरह ही विधवा है, अब उसे भी सादा जीवन जीना होगा। उसकी जिंदगी में रंगों का कोई महत्व नहीं है। उसे जल्दी से बुलाकर लेकर आओ ताकि वो भी अपने बाल त्याग सके हमारी तरह। पर दीदी, अब के समय में ये रीति रिवाज कौन मानता है? सुमित्रा की ये बात सुनते ही गंगा भड़क उठती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। गंगा की आवाज सुनकर अर्चना, मनीलाल और किशन बाहर निकलते हैं। जब वह ये सब देखते हैं कि बनारस से कुछ विधवा औरतें अर्चना को अपने साथ लेने आई है, तो अर्चना रोते हुए गंगा से बोलती है, बुआ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मैं पहले ही अपने पति को खोने के गम से बाहर नहीं निकल पाई हूँ। मैं इससे ज्यादा और कोई पीड़ा सहने की हालत में नहीं हूँ। आप तो खुद मेरी तरह एक विधवा है, फिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? बहू, मैं सब समझ सकती हूँ। हर विधवा को सादा जीवन जीना होता है, सफेद साड़ी पहननी होती है, अपने बालों को त्यागना होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। ये सब देखकर किशन खुद को रोक नहीं पाता और अपनी बुआ से बोलता है, बुआ जी आप क्या कर रही हैं? आपके समय की बात कुछ और थी, पहले की परंपरा कुछ और थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए मैं अर्चना को अपने लोगों की तरह सादा और दुखमय जीवन नहीं जीने दूंगा। अरे तू कौन होता है हमारे घर के मामले में अपनी राय देने वाला? मैं भी तो एक विधवा हूँ, मैं भी तो सादा जीवन जी रही हूँ। मेरी जिंदगी में भी कोई रंग नहीं है और ना ही मेरे सर पे बाल हैं। एक विधवा का जीवन यही होता है। तुम लोगों के खुली विचारों की वजह से आज मेरा बेटा मोहन हमसे दूर हो गया है। माफ करना बुआ, पर काका ने मुझे अपने बेटे की तरह पाला है और मैं एक बेटे होने का फर्ज निभा रहा हूँ। आपके हिसाब से एक विधवा सादा जीवन जीती है। यदि अगर उसकी मांग लाल हो जाए तो वो औरों की तरह खुशहाल जिंदगी जी सकती है। अगर ऐसा है तो अब से अर्चना भी एक खुशहाल जिंदगी जिएगी और मैं मोहन की जगह पर इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा। इतना बोलकर किशन मंदिर से सिंदूर लाता है और अर्चना की मांग भर देता है। किशन जी, ये आपने क्या किया? मैं एक विधवा हूँ। एक विधवा से शादी करके आप अपनी जिंदगी नर्क बनाना चाहते हो क्या? अर्चना, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मैं नहीं मानता इस रूढ़िवादी सोच को। तुम्हारे सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें उसे जीना ही होगा। तुम्हें अपने लिए सोचना होगा और इसके लिए तुम्हें एक विधवा की तरह नहीं बल्कि एक सुहागन की तरह जीना होगा। ये देखकर गंगा का मुंह बंद हो जाता है, जिसके बाद सुमित्रा और मनीलाल बोलते हैं, दीदी, आपके समय में मैं बहुत छोटा था। अगर मैं बड़ा होता तो शायद आज आपकी जिंदगी में सफेद रंग की जगह लाल रंग होता। मैं आपकी झोली में खुशियां नहीं भर सका, पर मैं अपनी बहू की खुशियों को छीन नहीं सकता। मैंने हमेशा किशन को अपना बेटा माना है, इसीलिए मैं किशन के फैसले से सहमत हूँ। ऐसा ससुराल पाकर तो मेरी जिंदगी सफल हो गई। जरूर मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए होंगे जो मुझे ऐसे सास ससुर मिले। इस तरह से मणिलाल अपनी विधवा बहू की शादी किशन से करवा देता है, जिसके बाद अर्चना एक खुशहाल जिंदगी किशन के साथ व्यतीत करती है। सुमन के बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। सुमन अपनी बहू घर में लाकर बहुत खुश थी और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी बहू सर्वगुण संपन्न संस्कारी जो थी। ऐसे ही एक दिन सब साथ में नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी सुमन और उसका पति विनोद अपनी बहू राधा और बेटे अमर से बोलते हैं, अमन बेटा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है तो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं जाते? पर माँ जी, घर में हमारे अलावा आप दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम आप दोनों को अकेला छोड़कर हनीमून पर कैसे जा सकते हैं? अभी तुम्हारे सास ससुर इतने बूढ़े नहीं हुए हैं कि अगर उनके बहू बेटे घर से कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाएं तो वो अकेले घर में रह ना सके। इसीलिए तुम दोनों हमारी फिक्र मत करो और आराम से हनीमून पर जाओ। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से तुम दोनों एक भी बार अकेले कहीं गए नहीं हो। ठीक है माँ, अगर आप और पापा यही चाहते हैं तो मैं और राधा कुछ दिनों के लिए शिमला हनीमून के लिए चले जाएंगे। अब सुमन और विनोद के कहने पर अगले ही दिन अमर राधा को लेकर शिमला हनीमून के लिए चला जाता है। अब घर पर सुमन और विनोद बिल्कुल अकेले थे। बहुत दिनों बाद वो दोनों इस तरह से अकेले साथ में थे, इसलिए वो दोनों अकेले बैठकर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते हैं। और विनोद सुमन के लिए एक कैंडल लाइट डिनर प्लान करता है और अपनी बीवी से बोलता है, सुमन, आज कितने सालों बाद इस तरह हम दोनों एक साथ बैठे हैं। पता ही नहीं चला
कब हम दोनों माँ बाप से सास ससुर बन गए और अब बहुत जल्द दादा दादी भी बन जाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो दिन भी क्या दिन थे। इस तरह से वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और विनोद अपने हाथों से सुमन को खाना खिलाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और राधा अमर के साथ हनीमून से वापस आ जाती है। लेकिन वो लोग जब हनीमून से वापस आते हैं तो देखते हैं कि सुमन की तबीयत थोड़ी खराब है। अपनी सास की खराब तबीयत देख राधा सुमन के पास जाती है और उससे बोलती है, माँ जी क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है? हाँ बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है और बार बार उल्टी महसूस हो रही है मुझे, इसी वजह से थोड़ी कमजोरी लग रही है। बाकी मैं ठीक हूँ, तो जाके आराम कर ले, थक गई होगी। लेकिन राधा आराम नहीं करती और अपनी सास की सेवा करने लगती है। लेकिन फिर भी सुमन की तबीयत ठीक नहीं होती, जिसके बाद विनोद सुमन को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां उन लोगों को पता चलता है कि सुमन प्रेग्नेंट है। ये खबर सुनकर दोनों के तोते उड़ जाते हैं और कुछ देर बाद घर आते हैं। घर आने के बाद भी सुमन की तबीयत काफी खराब रहती है, साथ ही वो काफी टेंशन में भी होती है। अपने माता पिता को टेंशन में देख अमर अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं। अगर आप ऐसे ही परेशान रहेंगी तो आपकी तबीयत कैसे ठीक होगी। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है। अमर की बातें सुनकर सुमन काफी देर तक सोचती है और हिचकिचाते हुए अपने बेटे अमर से बोलती है, अपनी माँ को माफ करना बेटा, जिस उम्र में मुझे और तेरे पिताजी को नाती पोते खिलाने चाहिए, उस उम्र में हम क्या माँ, आपको मुझे बताना होगा, आपको मेरी कसम है, अगर आपने मुझे सच सच नहीं बताया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। वो बात ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्या हुआ, बस इतना पता है कि इस दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है और तू किसी का भाई बनने वाला है। यह खबर सुनकर अमर बहुत खुश होता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप इतनी परेशान क्यों हो रही थी और आपने हमें अब तक क्यों नहीं बताया। ये कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बल्कि ये तो खुशखबरी है। लेकिन अमन बेटा, सब क्या सोचेंगे और क्या बोलेंगे, बहू वो क्या सोचेगी। माँ कोई कुछ नहीं बोलेगा और मैं इस चीज से बहुत खुश हूँ कि आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनना तो सौभाग्य की बात है, इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ और मैं राधा से भी बोल दूंगा कि वो आपकी अच्छे से देखभाल करे। देखना राधा इस सच को स्वीकार कर लेगी। अमर बहुत खुश था क्योंकि उसकी माँ अब दोबारा माँ बनने वाली थी। अब ये बात वो अपनी बीवी राधा को बताता है, लेकिन जब ये बात राधा को पता चलती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी सास के कमरे में जाकर अपनी सास से बोलती है, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई माँ जी? अरे कम से कम आप एक बार अपनी उम्र का तो ख्याल रख लेती। अरे इस समय पर मुझे और अमन जी को बच्चे के बारे में सोचना चाहिए था और आप यहाँ प्रेग्नेंट होकर बैठी। कैसा लगेगा जब सब मुझे कहेंगे कि राधा की सास प्रेग्नेंट है। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को, सोचा है आपने? इस तरह से राधा सुमन को खड़ी खोटी सुनाकर चली जाती है और किचन में काम करने लगती है। तभी राधा का ससुर विनोद किचन में आता है और राधा से बोलता है, बहू तुम्हारी सास गर्भवती है, अब तुम्हें ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा, साथ ही अपनी सास का ख्याल भी रखना होगा। माफ करिएगा ससुर जी, पर ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा। गुल आप दोनों ने खिलाए हैं तो इसकी भरपाई भी आप दोनों ही कीजिए। मुझसे किसी की सेवा नहीं हो पाएगी। आखिर आप दोनों ने हमें हनीमून शायद इसीलिए भेजा था ताकि हमारे जाने के बाद अकेले घर में आप दोनों रास लीला रचा सके, परंतु आप दोनों का रचाया हुई रास लीला किसी से छुप नहीं सकी। बहू चिल्लाइए मत ससुर जी, मुझे भी आता है। इस तरह से राधा वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपनी बहू का ये रूप देखकर विनोद दंग रह जाते हैं। तो वहीं अमर बहुत खुश था, इसलिए वो जब भी शाम को घर आता तो अपनी माँ के लिए कुछ न कुछ लेकर आता और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब राधा जब भी घर से बाहर जाती है तो लोग उसे ताने दिया करते और राधा से ये ताना बर्दाश्त नहीं होता, जिसके बाद एक दिन राधा अमर से बोलती है, मैं नहीं जानती कि तुम लोगों के ताने सुनते हो या नहीं, पर मुझसे अब और ताने बर्दाश्त नहीं होते। आगे भी मौका है, तुम माँ जी से जाकर कहो कि वो इस बच्चे को गिरा दें। राधा की ये बातें सुनकर अमर को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ लगाकर उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल में ले जाता है,
जहां वो उसे दिखाता है कि कुछ औरतें जिनकी औलादें नहीं हैं, वो औलादों के लिए कितना तड़प रही हैं, और कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो इस उम्र में माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाई थी। तो वहीं कुछ औरतें ऐसी भी थी जो साइंटिफिक तरीके से इस उम्र में माँ बन रही थी। ये सब देखकर राधा की आंखें खुली की खुली रह जाती है और राधा से अमर बोलता है, बच्चे का दुख क्या होता है राधा, ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा क्योंकि तुम अभी माँ नहीं बनी हो। पर अगर इसी तरह से तुम और कुछ साल तक माँ नहीं बन पाई तो असली ताना क्या होता है तब तुम्हें समझ आएगा। अभी लोगों का काम है बोलना, इसलिए वो कह रहे हैं, परंतु जब तुम बेऔलाद रह जाओगी तब मोहल्ले वालों की आदत बन जाएगी तुम्हें ताने देने की। फिर तुम्हें इस ताने से भी ज्यादा बुरा लगने लगेगा और फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा कि एक निर्दोष बच्चे की जान लेना कितना बड़ा पाप है। एक और बात, माँ के माँ बनने से मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। अरे मैं तो खुश हूँ कि मैं भाई बनने वाला हूँ। बहुत जल्द इस दुनिया में मेरा छोटा भाई आने वाला है और तुम्हें भी खुश होना चाहिए, परंतु तुम बाकी लोगों में शामिल होकर मेरी माँ को कोस रही हो। अमर की बातें सुनकर और हॉस्पिटल में लोगों को बच्चों के लिए तड़पता हुआ देख राधा की आंखें खुल जाती है और वो घर आकर अपने सास ससुर से माफी मांगती है, जिसके बाद राधा खुशी खुशी अपनी सास की सेवा करती है और लोगों के तानों का मुंह तोड़ जवाब भी देती है। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द सुमन एक बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म देती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।